नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीपीएससी एईडीयू के एक नए प्रैक्टिस सेशन में। साथियों, हम हर दिन करते हैं 70 क्वेश्चन। बीपीएससी एईडीयू का जो पहला पार्ट है आपका हिंदी भाषा और इंग्लिश का, तो उसमें से अगर देखा जाए तो 70 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं, 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं। तो हम यहाँ पर जो 70 क्वेश्चन होते हैं हिंदी के, उनका डिस्कशन यहाँ पर करते हैं। डिस्कशन का मतलब ये है कि हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते हैं तो ज़्यादा डिटेल्स में ना करके फटाफट से क्वेश्चंस को देखते हैं और उनके आंसर को, यानी कि आपका जो प्रैक्टिस है वो बना रहे, और हर दिन ये जरूरी भी है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। लाइक और शेयर करते रहेंगे आप लोग। और पहला क्वेश्चन है, नमस्कार में कौन संधि है? नमस्कार में कौन संधि है ये आपको बताना है। वृद्धि संधि है, व्यंजन संधि है, गुण संधि है, या फिर दूसरा कोई ऑप्शन होगा। बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। नमस्कार, तो नमस्कार की बात कर ले तो नमः और कार, है ना, नमः और कार इसका संधि विच्छेद होता है। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो ये कौन सी संधि नजर आएगी, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसी संधि, ये एक विसर्ग संधि है। कैसी संधि है? ये एक विसर्ग संधि है। दिए गए ऑप्शंस में से विसर्ग संधि कहीं नजर नहीं आ रही, इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 32। आइए देखते हैं, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद पूछा है यहाँ पर कि पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो पोधन अन होगा, या पौधन अन होगा, या पहधन अवन होगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप सभी को करना है। तो आप सभी को बताए ए ए ओ औ के बाद जब कोई स्वर आता है तब ए के स्थान पर क्या आ जाता है? अय आ जाता है। क्या आ जाता है? अय आ जाता है। इसके अलावा बात कर ले, जब औ जो है जो आता है वो अय के स्थान पर आय तथा औ के स्थान पर आओ हो जाता है। तो ऐसी संधियां अयादि संधियां होती हैं। तो इस तरह यहाँ पर जो होगा वो पोधन अन होगा। क्या होगा? पोधन अन, यानी कि ओ यहाँ पर आएगा, और राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, देवीच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? देवीच्छा का संधि विच्छेद यहाँ पर पूछा है। देवी धन इच्छा होगा, या देवी धन इच्छा होगा, या देवी धन इच्छा होगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 के आंसर की बात कर ले तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? देवी धन इच्छा। क्या होगा? देवी प्लस इच्छा क्या हो जाता है? देवी इच्छा होता है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 आपका, जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? बताएंगे। जठरानल बोलते हैं, बड़वानल बोलते हैं, या कामानल बोलते हैं? आसान क्वेश्चन है। तो इसकी अगर बात कर ले तो जंगल में जो आग लगती है उसको बोलते हैं दावानल। क्या बोलते हैं? दावानल बोला जाता है। तो ये दावानल हो गया। और समुद्र में जो आग लगती है उसको क्या बोलते हैं? बड़वानल बोलते हैं, है ना। तो ये समुद्र में लगने वाली आग हो गई। और जठरानल जो होता है वो पेट में लगने वाली आग होती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि दावानल ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35, सकल और सकल इनमें क्या अर्थ होता है? आप बताएंगे। इस वाली सकल में और इस वाली सकल में क्या अंतर होता है? कला और कृति, सन और संवत, संपूर्ण और अंश, दोनों का अर्थ क्या होगा? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, इसका आंसर आप सभी को करना है। तो सकल का मतलब होता है संपूर्ण। क्या होता है? इस वाले सकल का मतलब संपूर्ण होता है, और इस वाले सकल का मतलब होता है अंश। क्या होता है? अंश। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण और अंश। आंसर आप सभी लोग करेंगे, और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर देखेंगे कि कितनी हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। अविराम का अर्थ निरंतर होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द अभिराम का अर्थ आपको बताना है। किसका अर्थ बताना है? अभिराम का अर्थ बताना है। आयुष, इलाज, सुंदर। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? बताएंगे। तो इसके राइट आंसर की बात कर ले तो अविराम का अर्थ होता है निरंतर, और जो अभिराम होता है उसका अर्थ होता है सुंदर। क्या होता है अर्थ? इसका अर्थ होता है सुंदर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन आपके सामने है, अंबर का अर्थ होता है। तो अंबर का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। सॉरी, अंबर का अर्थ आकाश होता है, और अंबर का जो अन्य अर्थ होता है वो क्या होता है? वस्त्र होता है, सूर्य होता है, या फिर मोक्ष होता है? क्या बनेगा इसका सही जवाब? बताएंगे। तो इसकी अगर बात कर ले तो इसका जो दूसरा अर्थ होता है अंबर का, वो क्या होता है? वस्त्र, कपास, अभ्रक, मेघ, ये सभी अगर देखा जाए
तो होते हैं। इस तरह आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वस्त्र ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33, कोटि का अर्थ श्रेणी होता है। कोटि का अन्य अर्थ क्या होता है? तो एक तो कोटि का अर्थ होता है श्रेणी, दूसरा क्या इसका अर्थ होता है, लगन, समूह या फिर करोड़। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसका जो दूसरा अर्थ होता है वो होता है करोड़। क्या होता है, करोड़। इसके अलावा इसको धनुष का सिरा भी बोलते हैं। कोटि का मतलब धनुष का सिरा भी होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39, निम्नलिखित में से चांद का पर्यायवाची कौन सा है? तो चांद का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा है, दिनेश, नरेश या फिर राकेश। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो एक चांद के पर्यायवाची की बात कर लें, चांद का पर्यायवाची क्या होता है। तो चांद के वैसे तो बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर देखना है क्या क्या है। तो मयंक, विधु, सुधाकर, कलानिधि, निशापति, शशांक, चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, हिमांशु, सुधांशु, ये सभी अगर देखा जाए ये सभी चांद के पर्यायवाची होते हैं। और दिए गए ऑप्शंस में से अगर देखा जाए राकेश, राकेश चांद का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40, यातुधान का पर्यायवाची शब्द है। तो यातुधान का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, वसन हो जाएगा, आग हो जाएगा, अश्व हो जाएगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। यातुधान का पर्यायवाची, तो यातुधान के पर्यायवाची की बात कर लें तो यातुधान का पर्यायवाची होता है आपका राक्षस, असुर, दैत्य, दानव। ये सभी अगर देखा जाए तो यातु जो है धान के पर्यायवाची होते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी हमारा सही नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, राइट आंसर क्या बनेगा, अम्बुद, पारावार, अर्णव। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। दिए गए शब्दों में से अगर देखा जाए तो अम्बुद शब्द जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, अम्बुद जो शब्द है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी पारावर और अर्णव अगर देखा जाए ये समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है और आपको बताना है उन्मीलन शब्द का विलोम। क्या बताना है, उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होता है बताइए। अनुमीलन होता है, निमीलन होता है या अवमीलन होता है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 42 का आंसर। तो इसकी अगर बात कर ले यहाँ पर तो उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन। क्या विलोम होता है, निमीलन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43, ईप्सित शब्द का विलोम है। तो ईप्सित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अनीप्सित हो जाएगा, अभीप्सित हो जाएगा, अधीप्सित हो जाएगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, तो ईप्सित शब्द का जो विलोम होता है वो होता है अनीप्सित। क्या होता है, अनीप्सित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बन जाएगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44, आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 44। क्वेश्चन है, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाते हैं। तो जिन क्रियाओं का व्यापार फल और फल जो है कर्ता पर होता है वो क्या कहलाते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया कहलाते हैं। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जिनका जो फल है वो कर्ता पर पड़ता है वो कैसी क्रियाएं होती हैं, वो अकर्मक क्रियाएं होती है। और जिनका फल कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक क्रियाएं होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। दिए गए शब्द में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है आपको बताना है, मिलान, सुपुत्र या फिर अधर्म। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी अगर बात कर ले यहाँ पर तो मिलान शब्द जो दिया है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। मिलान शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। बाकी सुपुत्र में सु उपसर्ग है और अधर्म में आ उपसर्ग है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46 आपके सामने है। इसका आंसर आप सभी को करना है। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। तो अत्यंत का जब संधि विच्छेद करेंगे तो उपसर्ग के रूप में आ प्राप्त होगा, अत प्राप्त होगा या फिर अति प्राप्त होगा।
राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। तो इसमें जाहिर सी बात है क्या प्राप्त होगा, अति प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अति। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द है। तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? परख, कच्छप, संधि। क्या होगा इसका सही जवाब? तो परख की बात कर ले, परख एक तद्भव शब्द होता है, ठीक है। परख जो है वो एक तद्भव शब्द होता है। और इसके तत्सम की बात कर लें तो इसका जो तत्सम होता है वो परीक्षा होता है। क्या होता है? परीक्षा होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी अगर देखा जाए कच्छप एक तत्सम शब्द होता है किसका? कछुआ का। क्लियर है। और बाकी यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित शब्दों में से एक तत्सम शब्द है उसे चयनित कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा तत्सम शब्द है? कुपुत्र, अवतार या फिर गुफा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी अगर बात कर लें तो कुपुत्र इसमें अगर देखा जाए तो तत्सम शब्द है। कुपुत्र कैसा शब्द है? तत्सम है। बाकी सभी अगर देखा जाए तो तद्भव शब्द हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अखरोट शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। किसका? अखरोट शब्द का। इसका सही जवाब बताएंगे। अछवाट होता है, अछोट होता है या फिर अछरोट होता है। तो इसकी अगर बात कर लें तो यहाँ पर अखरोट का जो तत्सम रूप होता है वो अछोट होता है। क्या होता है? अछोट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। जिन्होंने बी दिया है उनका आंसर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? पंकज, जलज ये किस प्रकार के शब्द हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक या फिर योग रूढ़ शब्द हैं। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो पंकज और जलज ये कैसे शब्द हैं? ये योग रूढ़ शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? योग रूढ़ शब्द हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 51, इसका आंसर आप सभी को करना है। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, संबंध कारक या फिर संप्रदान कारक। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। तो हर दिन हम कारक चिन्हों के साथ बताते हैं, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा। वह कार मेरी है तो यहाँ पर संबंध दर्शाया गया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? संबंधवाचक कारक यहाँ पर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, इसमें अगर देखा जाए तो कपड़ा रेखांकित किया गया और इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक, करण कारक या फिर कर्म कारक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, इसमें अगर देखा जाए तो कर्म कारक है, क्योंकि क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। इसीलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा, कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, छाती के बल चलने वाला के लिए शब्द क्या होगा? छाती के बल चलने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? उरग हो जाएगा, भुजंग हो जाएगा, कुरंग हो जाएगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो छाती के बल चलने वाले को कहते हैं उरग। क्या कहते हैं? उरग कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है? तो कौन सा यहाँ पर वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है? राइट आंसर इसका क्या बनेगा बताइए। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, राधा से चला नहीं जाता, मैं लेख लिखता हूँ। इसमें से कौन सा कर्मवाच्य दर्शाता है आपको बताना है। तो मजदूरों द्वारा क्या काटा गया? पेड़ काटा गया। तो यहीं पर अगर देखा जाए तो कर्मवाच्य है, क्योंकि मजदूरों द्वारा क्या काटा जा रहा है? पेड़ काटा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? भूतकाल है, वर्तमान काल है या भविष्य काल है? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर करना है। तो तुम बैठो मैं अभी आया, इसमें वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। कौन सा है? वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर किसी को स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगती है तो वो स्पीड को स्लो कर लेंगे, और अगर किसी को स्पीड कम लगती है तो वो थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा लेंगे, ठीक है।
बाकी हमारा लक्ष्य है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना ताकि आपका समय बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। स्त्री शब्द का बहुवचन बताना है। स्त्रियों होता है या स्त्रियाएं होता है या स्त्री होता है, क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो स्त्री शब्द का बहुवचन अगर करेंगे तो क्या होगा, स्त्रियां होगा। क्या होगा, स्त्रियां होगा। तो यहाँ पर स्त्रियां किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। क्या बनेगा, ई इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। इसमें से बताना है आपको स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, हुलास, हरकत या फिर हमला। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर लें तो इसमें जो हरकत शब्द दिया है वो कैसा है, वो है आपका स्त्रीलिंग, क्योंकि हरकत अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फीमेल के तौर पर यानी कि स्त्रीलिंग के तौर पर यूज होता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, कह रहा है समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है। तो समानाधिकरण आपको बताना है किस अव्यय का भेद है, समुच्चय बोधक अव्यय का है, क्रिया विशेषण का है या संबंध बोधक का है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो समानाधिकरण का मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिन पदों या फिर अव्ययों द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समानाधिकरण कहते हैं, और ये समुच्चय बोधक अव्यय का भेद होता है। किसका होता है, समुच्चय बोधक का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 59, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताना है आपको। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक है, कालवाचक है, बताएंगे। तो मैं रोज पढ़ता हूँ तो यहाँ पर समय की बात की गई, अर्थात काल की बात की गई है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। धातु कहते हैं, काल कहते हैं या फिर पुरुष कहते हैं। क्या बनेगा इसका सही जवाब। तो क्रिया के मूल रूप को क्या बोला जाता है, बिल्कुल सही है, धातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, धातु बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 61, राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, अकर्मक है, सकर्मक है या प्रेरणार्थक है। क्या बनेगा इसका सही जवाब। तो राम सो रहा है तो वाक्य में कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। तो मोहन तुमसे चौगुना काम करता है इस वाक्य में विशेषण पहचानना है आपको। कौन सा विशेषण है, आवृत्तिवाचक है, परिमाणवाचक है या संकेतवाचक है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है आवृत्त की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वहां भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित पद क्या है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या प्राविशेषण है, बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशेषण, क्रिया विशेषण या प्राविशेषण। तो वहां कैसी दुर्घटना हुई है, भयंकर दुर्घटना हुई है। तो भयंकर क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपको बताना है कौन सा है, कुछ, यह या फिर कौन। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो दिए गए अगर विकल्पों में से देखें तो कुछ अगर देखा जाए यही अनिश्चयवाचक है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। उसे संबंधवाचक कहते हैं या पुरुषवाचक कहते हैं या अनिश्चयवाचक कहते हैं। तो अगर ऐसे सर्वनाम की बात की जाएगी तो ये कौन सा सर्वनाम होगा, ये होगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं।
तो कौन से यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाववाचक संज्ञा शब्द हैं अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा या फिर उन्नति। बताइए कौन सा इसमें समूह दिया गया है जिसमें भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो इसकी बात कर लें तो ये है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। इसमें अगर देखा जाए तो भाव आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 67। क्वेश्चन कह रहा है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो आपको बताना है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। तो हम सभी को पता है हिमालय एक पर्वत का नाम है। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, जब नाम की बात आती है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। क्या आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है। वाल्मीकि ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है। कौन सा वाला वाल्मीकि यहाँ पर सही दे रखा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वाल्मीकि की बात कर ले तो पहला वाला ही वाल्मीकि सही दे रखा है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, आपको बताना है। कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध दे रखा है, अंतर्ध्यान, ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है, पहला सही है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो अंतर्धान की बात आएगी तो शुद्ध जो शब्द है वो कौन सा शब्द है, ये वाला शुद्ध है अंतर्धान। क्या होता है, अंतर्धान होता है। राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका। ये आपका चिन्ह एक दिया गया है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, कौन सा ये विराम चिन्ह है आपको बताना है। राइट आंसर क्या बनेगा बताइए। विवरण चिन्ह है, तुल्यता सूचक है या लाघव चिन्ह है। तो इसकी बात कर लें, इसको बोलते हैं तुल्यता सूचक विराम चिन्ह। क्या बोलते हैं, तुल्यता सूचक विराम चिन्ह। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इसको बराबर जैसे बोलते हैं, नहीं 3 + 3 और ये क्या हो जाता है 6 हो जाता है। तो ये कैसा है, ये तुल्यता सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा है जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बताएंगे। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के जो तार हैं वो टूट जाएं, तो योजक होगा, अल्प विराम होगा या उद्धृढ़ चिन्ह होगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका होता है, पूर्ण विराम का। किसका होता है, पूर्ण विराम का अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रयोग होता है। और पूर्ण विराम यहाँ पर अगर देखा जाए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 72। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है, मात्र, मूर्धा, क्रम। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मात्र, मूर्धा और क्रम तीनों शब्दों में अगर देखा जाए तो रा शब्द जो है प्रयुक्त हुआ है, रा व्यंजन प्रयुक्त हुआ है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ई बनेगा। प्रयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर नहीं है, पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 73। ज्ञा वर्ड किन वर्डों के संयोग से बना है। तो जो ज्ञा वर्ड है किन वर्डों के संयोग से बना है, जा और इया, जा और इया, यही, या फिर जा प्लस धा से बना है। राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। तो जा वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है, वर्णों का जो संयोग है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये वाला जा और इया से बना है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। नीचे ही दिया गया है निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे, किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। आइए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। आपके ऑप्शंस ये दे रखे हैं, आ, उ और ई। इन तीनों में से बताना है कौन सा आपका संयुक्त स्वर है। तो इसकी अगर बात कर लें तो इसमें राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। तो दिए गए विकल्पों में से सभी जो विकल्प हैं वो दीर्घ स्वर हैं। तो इस संयुक्त स्वर इसमें नहीं है एक भी, ना ही ए वाला सही होगा, ना ही बी सही होगा, ना ही सी सही होगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। क्योंकि जो संयुक्त स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं, ए, ऐ, ओ और औ होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है। कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है। तो कौन सी बोली आपको बताना है बिहारी हिंदी की नहीं है।
राइट आंसर इसका क्या बनेगा बताएंगे? भोजपुरी, मगही और जयपुरी। तो भोजपुरी आप सभी को पता है बिहारी हिंदी की भाषा है और मगही भी बिहारी हिंदी की भाषा, लेकिन जयपुरी की बात कर लें तो जयपुरी यहाँ पर नहीं होती, ये राजस्थानी उपभाषा की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रश्मि रथी, रश्मि रथी के रचयिता कौन है आपको बताना है। बहुत ही फेमस काव्य है ये रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम सुंदर दास या फिर शिव सिंह। तो रश्मि रथी के जो रचयिता हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? चलें अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 77। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो पंजाब में कौन से कवि हैं जिन्होंने हिंदी का प्रचार किया था? सदल मिश्र, श्रद्धाराम फिल्लौरी, लल्लू लाल। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे? तो पंजाब में जब हिंदी के प्रचार की बात आएगी तो श्रद्धाराम फिल्लौरी ने ये काम किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 78 है। निम्नलिखित में कौन अष्टछाप का कवि है? तो अष्टछाप के कवि की पहचान करनी है आप सभी को। राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे? मीराबाई जी हैं, सूरदास जी हैं या फिर रसखान जी हैं। तो अष्टछवि का जो अष्टछाप में जो कवि आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। ये सभी अगर देखा जाए तो अष्टछाप कवियों में आता है जो कृष्ण काव्य धारा के हैं। और इसमें अगर दिए गए ऑप्शंस में से देखें तो सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में आते हैं। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है? तो प्रेम वाटिका में आपको बताना है किसका वर्णन है। सामान्य प्रणय का है, राधा कृष्ण की प्रेम लीला का है, श्री कृष्ण की दिनचर्या का है, किसका है बताएंगे? तो रसखान द्वारा कृत जो है लिखी गई है ये प्रेम वाटिका और इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 80 से लेके जो 82 तक के क्वेश्चन हैं वो पद्यांश पर आधारित हैं, तो पद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसका हम लोग आंसर करेंगे। चलिए हमारे साथ आप लोग भी पढ़ेंगे। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, और पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो ये है अगर देखा जाए पद्यांश। अब इस पे आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे। जैसे क्वेश्चन आपका 80 नंबर का जो दिया गया है नीचे ही दिया गया है, कह रहा है कि कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, यात्रा की विशेषता आपको बतानी, किस विशेषता को संकेत किया गया है। आइए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं यहाँ पर। तो ये आपके ऑप्शंस दिए हैं। कह रहा है कठिनाइयों की ओर, सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे? तो अगर आप कविता को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें किसकी बात की गई है? अनिश्चितता की ओर बढ़ने की बात की गई। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं ये आपको बताना है। फूल और कांटे, बाग और वन, सुख और दुख। तो कविता में जो उल्लिखित है सुमन और कंटक, ये सुख और दुख के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक है? सुख और दुख के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 82। कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? तो किस बात की प्रेरणा दे रहा है? हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वतों को देखकर ना डरने की, गहरी नदियों से ना डरने की। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे? तो प्रस्तुत कविता में कवि जो है कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विचलित ना होने तथा सतत रूप से आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। क्लियर है? तो इसमें अगर देखा जाए ऑप्शंस में से तो कोई भी नहीं है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 83, अथोराइजेशन लेटर विद स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द बियरर, इसका हिंदी अनुवाद आप सभी को बताना है। इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र, वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला अधिकार पत्र, वाहक द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र। क्या बनेगा इसका? राइट आंसर बताएंगे। तो इसकी राइट आंसर की बात कर लें तो इसका जो हिंदी अनुवाद होता है वो वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? जो व्यवसाय संबंधी पत्र होते हैं उसमें किसका संबोधन रहता है? आदरणीय बोल के, महोदय या फिर परम पूज्य बोला जाता है। क्या लिखा जाता है उसमें बताएंगे। तो व्यवसाय संबंधी जो औपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है, उसमें अगर संबोधन के लिए बात करेंगे तो महोदय बोला जाता है। क्या होता है? महोदय बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, खुदा गंजे को नाखून न दे, कहावत का अर्थ बताना है। क्या कहावत है? खुदा गंजे को नाखून न दे, ओछे आदमी का धन अधिकार पाना ठीक नहीं है, आय से अधिक व्यय उचित नहीं है, किसी की निंदा करना गलत है। राइट आंसर क्या बनेगा बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर बात कर ले हम तो खुदा गंजे को नाखून न दे, इसका अर्थ होता है ओछे आदमी का धन और अधिकार पाना ठीक नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? ये आपको बताना है। फटाफट से इसका आंसर करेंगे। यहाँ आशा पूरी नहीं होगी, दिए में तेल कम है, निराशावादी होना। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसकी बात कर लें, इसका जो अर्थ होता है यहाँ आशा पूरी ना होगी, यानी कि इन तिलों में तेल नहीं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 87 है, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति या अनुभवी व्यक्ति। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर ले, अंडे का शहजादा का मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति। क्या होता है? अनुभवहीन व्यक्ति, जिसके पास कोई भी अनुभव ना हो। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि दिए गए ऑप्शन में से अनुभवहीन किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन अवाल। ये फेमस जो पंक्ति है, दोहा है, इस दोहे में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर आप सभी को करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्योक्त अलंकार है या फिर आपका अपनहूति अलंकार है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 88 इसका सही जवाब बताना है। तो इसकी अगर बात कर लें तो इसमें जो अलंकार होता है वो कौन सा होता है? वो अन्योक्त अलंकार होता है। कौन सा है? तो अन्योक्त अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास और कवि खदोत्सम जहते करत प्रकाश, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। राइट आंसर इसका क्या बनेगा बताएंगे। तो इन पंक्तियों की में अगर बात कर लें तो सूर सूर दो बार यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसमें अगर देखा जाए तो एक का अर्थ है सूर्य और दूसरे सूर का अर्थ है सूरदास। तो यहाँ पर कैसा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार बनेगा। क्या बनेगा? यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 90, रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा? अनत्यानुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास है या वृत्त्यानुप्रास है? कौन सा अनुप्रास अलंकार है ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 90। तो इसकी बात कर लें तो इसमें है अनत्यानुप्रास अलंकार। कैसा है? अनत्यानुप्रास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहा जाएगा?
तो दिए गए ऑप्शंस में से बताना कौन सा छंद होगा, रोला होगा, सोरठा होगा या फिर सवैया होगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रोला हो जाएगा। रोला क्या होता है, सममात्रिक एक छंद होता है जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं एवं 11 व 13 मात्रा पर यति होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। जहां तह मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे जित जित छिटके हाड़ से तु कहूँ कहूँ रत्नारे। इसका आपको बताना है इस अवतरण में कौन सा रस है, विभत्स रस है, अद्भुत रस है या फिर भयानक रस है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इस काव्य को अगर हम ढंग से पढ़ेंगे तो इस काव्य को पढ़कर मन में जुगुप्सा और घृणा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो इस तरह इस काव्य में कौन सा रस हो जाएगा, तो विभत्स रस हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, अमर्ष क्या है। आपको बताना है अमर्ष क्या होता है। एक काव्य दोष है ये, एक संचारी भाव है या एक काव्य गुण है। क्या होता है अमर्ष। तो अमर्ष की अगर बात कर लें तो ये एक संचारी भाव होता है। क्या होता है, एक संचारी भाव होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये आपको बताना है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, चलिए देखते हैं। दिया है सारा राज्य उसके लिए थाती था, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, इन दोनों में केवल यही अंतर है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है इसकी बात कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो इसी में अशुद्धि दी है, क्योंकि इसमें होना क्या चाहिए, इन दोनों में यही अंतर है, केवल यहाँ पर नहीं लगेगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 95, निम्नलिखित वाक्य का प्रकार क्या है। तो निम्नलिखित वाक्य का प्रकार आपको बताना है कौन से प्रकार का है। आशीष तुम अपनी पढ़ाई करो। तो आशीष तुम अपनी पढ़ाई करो ये कैसा वाक्य है, विस्मयादिबोधक है, निषेधवाचक है या आज्ञावाचक है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वाक्य को पढ़ने से पता चल रहा है कि यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है। तो कैसा वाक्य हो जाएगा, तो ये आज्ञावाचक या आज्ञा सूचक वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 96, निम्नलिखित वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करें। तो दिया है कि पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है, तो इसको आपको बदलना है किसमें, संयुक्त वाक्य में। जैसे वह पढ़ाई लिखाई कर लेता है, वह पढ़ाई लिखाई करता रहता है, या फिर दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताइए। तो संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है इसको। तो दिया गया अगर वाक्य देखा जाए तो पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है, कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है, जिसका जो संयुक्त वाक्य होगा वो क्या बनेगा, वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। क्या होगा, वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। तो इसमें दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है, तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 97 है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। तो कौन सा समास होता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, द्विगु समास, अव्ययी भाव या फिर बहुब्रीहि समास। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। आपको इसमें से कर्मधारय समास का उदाहरण देखना है, प्रिय सखा, कामचोर और आजन्म। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे, किसमें कर्मधारय समास है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए प्रिय सखा, तो प्रिय सखा में ही अगर देखा जाए तो कर्मधारय समास है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, कला प्रवीण में कौन सा समास है। आपको बताना है कला प्रवीण में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष है या फिर द्वंद्व समास है। कला प्रवीण, तो कला प्रवीण का मतलब क्या हुआ, कला में प्रवीण। क्या होगा, कला में प्रवीण। तो यहाँ पर कैसा तत्पुरुष समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज के अंतिम प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या है।
जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या है? अप्रमाणित, अनुप्रमेय या फिर अप्रमेय। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे कहते हैं अप्रमेय। क्या कहते हैं? अप्रमेय। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस और लास्ट में आपको क्या करना रहता है? अपना स्कोर देखना रहता है। तो 70 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं ये आप लोग देख सकते हैं कि कितनी आपकी तैयारी चल रही है। मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।